बच्चों, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। देखिए, रे ऑप्टिक्स एक्चुअली ऑप्टिक्स जो है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं। मैं बताता हूँ अभी आपको रे ऑप्टिक्स। तो मैं बताऊँ आपको कि ऑप्टिक्स क्या चीज़ है। ऑप्टिक्स है एक्चुअली, ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with light, source of light, nature of light, effects of light, and various phenomena of light, various phenomenon of light। ये अब आप देखिए कि ये तो मतलब एक ऑप्टिक्स जो है ना बहुत ही बड़ी ब्रांच हो गई है ना। इसके हम दो पार्ट कर देते हैं ऑप्टिक्स के। एक पार्ट कहते हैं रे ऑप्टिक्स और एक पार्ट होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है इसमें ये माना जाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और फिजिकल ऑप्टिक्स जो है ना वो रियल ऑप्टिक्स होती है कि जिसमें हम नहीं मानते कि फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ध्यान दीजिए, रे ऑप्टिक्स में वी सपोज when we deal light as a rectilinear propagation, means we neglect the wave motion। अच्छा, फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होती है? वी कंसीडर वेव मोशन, ऑफ लाइट। wave motion of light। in this we study the effect of light, effects of light dealing with wave, या effects of light arising due to wave nature, अब आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ध्यान दीजिए। तो हमने एक्चुअल में ऑप्टिक्स के दो पार्ट कर दिए, रे ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या कर रहे हैं कि जो लाइट का जो वेव नेचर होता है, जो वेव प्रोपगेशन होता है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं नहीं, लाइट स्ट्रेट लाइन चलती है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। यहाँ हम कहते हैं लाइट एकदम स्ट्रेट जाती है, जबकि वास्तव में लाइट ऐसे जाती है। सच तो यही है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है ना, इसलिए हम इसको रेक्टिलिनियर मान सकते हैं। तो लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इन रे ऑप्टिक्स ध्यान दीजिए, लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इन रे ऑप्टिक्स we take or consider rectilinear propagation of light। ये हम मतलब मान कर चलते हैं कि सीधी सीधी लाइट चलती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें सच में लाइट के इफेक्ट्स होते हैं, है ना। इसमें जो इफेक्ट डिस्कस किए जाते हैं उसके अंदर वेव मोशन को कंसिडर किया जाता है। तो ऑल दोज
phenomenon, all those phenomenon arising due to wave nature are discussed। चलो हम कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे यहां अपन डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन को एंड रिफ्रैक्शन को। यहां हम किसको डिस्कस करेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दोनों रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से हम बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन मानेंगे। यहां पर क्या क्या होता है? यहां पर होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब हम यहां डिस्कस करेंगे, यानी कि जो फिजिकल ऑप्टिक्स है उसमें डिस्कस करेंगे। दोनों ही आपके कोर्स में है, ये भी है, ये भी है। एक्चुअली जो आपकी बुक है उसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको ऑप्टिक्स कहा गया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ध्यान दीजिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली पता है क्या चक्कर है कि हम बिल्कुल ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम, अप्रोक्सीमेशन इसलिए लेंगे क्योंकि वेव नेचर है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो चलेगा। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को जो है ना आपकी बुक में ऑप्टिक्स कहा गया है केवल, या रे ऑप्टिक्स कहा गया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को ही हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें हम जो है ना ज्योमेट्री पर बात करेंगे, जबकि ये आपकी वेव नेचर है, राइट। अच्छा, अब एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रेस्नेल। उन्होंने क्या किया कि लाइट के लिए एक बाउंड्री डिसाइड करी कि कहाँ तक तो हमें उसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मानना चाहिए, कहाँ उसे वेव नेचर मानना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो देखिए, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, ये एक मतलब लिमिटेशन डिसाइड की है, फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। जैसे मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, है ना। इफ ए इज द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ए इज द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना। साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelength of light, then a square upon lambda is called Fresnel distance. It is called Fresnel distance. Actually फ्रेस्नेल ने इसको डेराइव किया था, और हम भी डेराइव करेंगे, लेकिन हम डिफ्रैक्शन के अंदर डेराइव करेंगे इसको। दैट इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? फ्रेस्नेल डिस्टेंस can be defined as a boundary condition. As a boundary condition, ध्यान दीजिए, Fresnel distance can be defined as a boundary condition to differentiate wave optics and ray optics, and wave optics, wave optics। ध्यान दो, मैं ये कह रहा था, if distances are greater than ZF equal to A square upon lambda, we use ray optics. We use ray optics to explain behavior of light
of light, and if distance is less than ZF, then we use wave optics. यानी कि फ्रेस्नेल साहब ने क्या किया कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में क्लियर कट डिफरेंस कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो आप लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए आप रे ऑप्टिक्स यूज में करिए। तो देखिए ZF, इसको हमने कहा फ्रेस्नेल डिस्टेंस, दैट इज a²/λ, ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस है ना। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब ये होगा कि हम रे ऑप्टिक्स का यूज उन सब केसेज में करेंगे, जब डिस्टेंस जो है ना ग्रेटर देन ZF हो। वेव ऑप्टिक्स का यूज हम तब करेंगे जब डिस्टेंस लेस देन ZF हो, है ना। तो ग्रेटर देन ZF का मतलब a²/λ से ज़्यादा हो, और इधर क्या लेस देन a²/λ हो, तो फिर हम वेव ऑप्टिक्स यूज में लेंगे। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में मैं बताऊं आपको, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन माना जाता है ना। हाँ, तो इसमें सारा का सारा रेक्टिलिनियर, लीनियर मोशन होगी, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। ज्योमेट्री का पूरा यूज होगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, है ना। ये वेव मोशन होगी, ज्योमेट्री यूज में नहीं होगी। ज्योमेट्री यूज में आएगी लेकिन इसमें है ना ज्योमेट्रिकल एनालिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वेव मोशन इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले अपन रे ऑप्टिक्स का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आप जैसे मान लीजिए ये आपकी दीवार है, मान लो एक दीवार है, दीवार पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अब अगर यहां पर एक बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, तो बॉल यहां आएगी और फिर ये बॉल यहां से कोलाइड होकर के वापस जाएगी। तो ये आपका कोलिजन हुआ, इसमें क्या हुआ कि आपकी बॉल की अगर मान लीजिए ये u वेलोसिटी है और ये मान लो v वेलोसिटी है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। तो इसको हम कहेंगे u cos थीटा और इसे कहेंगे u sin थीटा, इसे कहेंगे v cos थीटा और इसे कहेंगे v sin थीटा। तो आपको मैं बताऊं कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कभी चेंज नहीं होता और नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा रिवर्स होकर के आता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि रिफ्लेक्शन इज फिनोमेनन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन इज फिनोमेनन ऑफ लाइट, phenomenon of light exactly same as elastic collision of a ball, with a plane ball, एक दीवार से इलास्टिक कॉलिजन हो एक बॉल की, वही रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहीं से आ रहे हैं पूरे के पूरे। तो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ रखे हैं 10th क्लास में, कोई ऐसी जोरदार बात नहीं है। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ आप जानते हैं क्या है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
है ना, इन ऑल फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, इन ऑल फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, इन ऑल फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, आप ध्यान दीजिए लिखने का मतलब क्या है, इन ऑल फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन लिख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to, angle of incidence is always equal to angle of reflection, is equal to angle of reflection. reflection, ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये आपका लॉ आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आज मैं बात करूंगा कि फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज एग्जैक्टली सिमिलर, exactly similar to elastic collision of a ball with a plane ball, right? ये एकदम सेम है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इंसिडेंट रे इज रेज रिवर्स्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिवर्स्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, after reflection, but parallel component, to the reflecting surface, remain unchanged। तो देखिए बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, सपोज प्लेन मिरर है एकदम, है ना। अब प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का कोई नॉर्मल तो होगा ही होगा, पक्का, है ना। अब यहां से अगर रे आई है, यहां से अगर रे आई है और ये रे यहां से चली गई, राइट। अब आप ध्यान दीजिए क्या हुआ ये कि ये इंसिडेंट रे है, बहुत सॉरी इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट। और ये दोनों हमेशा ही बराबर होंगे, हर हालत में बराबर। अगर मैं इसको आई कहता हूं तो इसका कंपोनेंट यहां आएगा कोई ना कोई, आई वाला, यहां भी कोई कंपोनेंट आएगा, ये दोनों रिवर्स हो गए। लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है ये वाला, ये हमेशा ही सेम रहेगा। तो नो चेंज इन पैरेलल कंपोनेंट एवर, है ना। हाँ, तो देखिए if I cap is unit vector of the incident ray, ध्यान दो, if I cap is unit vector of the incident ray, if I cap is unit vector of the incident ray, है ना। N cap is unit vector along the normal,
unit vector along the normal. then unit vector corresponding to the reflected ray, corresponding to the reflected ray will be देखो बेटा, आर कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप, फिर इंटू एन कैप। अब आप इसका मतलब समझिए, देखिए आई कैप डॉट एन कैप क्या है, आई कैप डॉट एन कैप है कॉस आई, आई कैप डॉट एन कैप, आई 1 है यूनिट वेक्टर है, एन कैप भी यूनिट वेक्टर है, तो आई कैप डॉट एन कैप क्या है, कॉस आई है। इसको मैं लिख दूंगा आर कैप इक्वल टू आई कैप इंसिडेंट रे, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ ट्वाइस, आई कैप डॉट एन कैप को हम कहेंगे कॉस ऑफ आई, और एन कैप आपका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। एक्चुअली पता है क्या हुआ है, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही वंडरफुल फॉर्मूला है, और ये पता है क्या कह रहा है, ये आप अगर समझेंगे तो बड़ा आराम से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि भाई ये अगर आई कॉस थीटा है, आई कॉस आई है, ये है ना, तो ये आपका माइनस आई कॉस आई है, माइनस कॉस आई है। इसको अगर मैं आई साइन आई कह दूं तो मैं इसको क्या कह दूंगा, इसको आई साइन आई कह दूंगा। इसका मतलब ये वो आई साइन आई में कोई चेंज नहीं आया, आई साइन आई में कोई चेंज नहीं आया है, जो भी चेंज आया है वो आई कॉस आई के अंदर आया है, और डबल चेंज आया है, माइनस और ओ प्लस, तो डबल चेंज आया है। तो क्या किया हमने, आर वेक्टर, आर कैप रिफ्लेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ दिस कह दिया, तो ये आपका रिफ्लेक्शन का टेक्निकल फॉर्मूला बन गया, वेक्टर फॉर्मूला। और इसके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। अच्छा एक चीज़ और है, इस कंसेप्ट का यूज इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत बार कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे कि रिफ्लेक्टेड रे का कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो आपको वो कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि एन ऑब्जेक्ट इज एट 1 2 3, ये कोऑर्डिनेट है, एन ऑब्जेक्ट इज एट 1 2 3 एंड अ मिरर, अ प्लेन मिरर इज अलोंग, इज इन XY plane, an object is at 1 2 3 and a plane mirror is in XY plane, then what will be coordinates of the image के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। तो देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि XY आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, है ना। अब XY प्लेन में आपका प्लेन मिरर है, तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल होगा, यानी Z आपका नॉर्मल है, तो Z आपका रिवर्स होगा, बाकी सब के सब वैसे के वैसे रहेंगे। तो इमेज का जो है ना क्या आएगी पोजीशन बताओ, इमेज की पोजीशन बड़े आराम से आ गई 1 2 -3। हमेशा ध्यान रखो कि प्लेन मिरर के लिए, फॉर अ प्लेन मिरर image formed is always at equal distance inside the mirror,
For a plane mirror, image formed is always at equal distance inside the mirror as the object outside the mirror. जैसे मान लो ये आपका मिरर है, अब आपने यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपको बताएं अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को सपोज x डिस्टेंस पे रखा है, x डिस्टेंस पे रखा है, तो इसके अंदर इमेज भी x डिस्टेंस पर ही बनेगी, इमेज सेम डिस्टेंस पर बनेगी, x डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, है ना। हाँ, अब देखिए इफ object moves with speed, ध्यान दीजिए, if object moves with speed u, if object moves with speed u before the plane mirror, then image will move with minus u, है ना, फॉर नॉर्मल मूवमेंट। ध्यान दीजिए, फॉर नॉर्मल मूवमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मल मूवमेंट, यानी कि पैरेलल मूवमेंट के लिए तो कोई बात ही नहीं करनी। जैसे अगर मान लीजिए, एक मिनट जरा, ये आपका प्लेन मिरर है, अब अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे चल रहा है तब तो उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, फिर तो आपकी इमेज भी ऐसे ही चलेगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो, आपकी इमेज भी ऐसे ही चलेगी, राइट। अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे चलने लग गया तब, तो देखिए इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। तो बेटा ये चल गया ना ऐसे, तो अब ये वाला कंपोनेंट तो कभी चेंज होगा ही नहीं, ये कंपोनेंट आपका रिवर्स होगा, यानी कि इधर जा रहा है तो वो उधर जाएगा, यानी सीन ऐसा होगा, सीन ऐसा होगा। आप समझने की कोशिश करो, वो वाला नॉर्मल कंपोनेंट ही चेंज आएगा, कभी भी ये चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वेलोसिटी दे दे ऑब्जेक्ट की, तो आप इमेज की वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको वेलोसिटी दी जाएगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की, और मिरर का जो नॉर्मल है वो दिया जाएगा। तो मिरर का नॉर्मल पता लग गया आपको, राइट, मिरर की प्लेन पता लग गई, तो प्लेन पता लग गई तो नॉर्मल भी पता लग गई। जैसे मान लीजिए मिरर अगर XY प्लेन में दिया हुआ है, तो आपका नॉर्मल किस में होगा, Z में। अगर मिरर आपका XZ में दे रखा है तो नॉर्मल किधर होगा, Y में। तो वो नॉर्मल आप पता करिए कैसे भी करके, राइट। और नॉर्मल के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट, नॉर्मल वाला जो कंपोनेंट है वो आपका रिवर्स होगा, बाकी जो पैरेलल वाला है वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा, किसी भी हालत में रिवर्स नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ है, ये हो गया। अच्छा चलिए, अब मैं कुछ इमेज बना रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है, फिर मान लीजिए ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से आपकी एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर जा रही है, तो ध्यान दो, दोनों रेज को आप चेक करिए अच्छी तरह से, कर दिया चेक। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज ऐसे जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज ऐसे जाएंगी। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये प्लेन मिरर है, ये रेज इंसिडेंट है और ये रेज रिवर्स जा रही है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये रेज मिल जाए, तो यहाँ मीटिंग कभी भी नहीं हो सकती, यानी कि रियल में जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो कभी नहीं मिलेंगी। ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। सच में ये रेज कभी जिंदगी में मिलेंगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगी, राइट। अच्छा, जब ये रेज कभी भी नहीं मिलेंगी, तो अब देखो अगर मैं इन रेज को पीछे बढ़ाऊं तो, ऑन एक्सटेंडिंग दीज रेज बैक,
ये आपकी इमेज आएगी, ये आपकी इमेज आएगी। ये जो इमेज आ रही है ये ऑप्टिकल रीजन के पीछे है। देखिए ऑप्टिकल रीजन किसको कहते हैं? ऑप्टिकल रीजन जो मिरर के सामने होता है उसे ऑप्टिकल रीजन कहते हैं। जो मिरर के सामने होता है दैट इज ऑप्टिकल रीजन, जो मिरर के बिहाइंड होता है दैट इज ओपेक रीजन। तो ये आपकी इमेज ओपेक रीजन में बनी है ना। तो देखिए एनी इमेज और ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ आपको डिफाइन कर दूँ, एनी इमेज और ऑब्जेक्ट एनी इमेज और ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिकल रीजन आर रियल एनी इमेज और ऑब्जेक्ट इन ओपेक रीजन, है ना। एनी इमेज और ऑब्जेक्ट इन ओपेक रीजन आर एपरेंट और वर्चुअल। तो बेटा ये आपकी ओपेक रीजन में, तो ये वर्चुअल इमेज है। ये क्या है? वर्चुअल इमेज है, राइट। अच्छा, अब मैं इस वाले मिरर पर जरा विचार करता हूं। आप जरा ध्यान देना कि मान लो रेज बहुत दूर से आ रही हैं और रेज ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना। ये चली गई। अच्छा, एक रे इधर से आई थी, तो ये रिफ्लेक्ट होगी यहां से, यानी यहां आपकी इमेज बन जाएगी। ये आपकी रियल इमेज होगी और आपका वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो वहां होगा। एक्चुअली डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाया ना, थोड़ा मैं दोबारा बना दूं। देखिए यहां बना देते हैं हम डायग्राम, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अगर मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, अब आपकी रे बहुत दूर से आ रही है और सपोज ऐसे आ गई एक रे, राइट। दूसरी रे मान लीजिए आपकी ऐसे आ गई, ज़्यादा हो गया क्या एंगल? मान लीजिए दूसरी रे ऐसे आ गई। अब ये रेज आ गई हैं आपकी, आ गई, रिफ्लेक्शन तो होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ आपकी इमेज आएगी। अब ये इमेज जो है ना ये ऑप्टिकल रीजन में है, वो आपका ओपेक रीजन है, तो इसे कहेंगे रियल इमेज। और ये क्या है? ये आपकी जो रेज पीछे बढ़ने पर मिलेंगी इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल और एपरेंट ऑब्जेक्ट है। तो आप बात को समझने की कोशिश करिए, बड़ी सिंपल बातें हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, कोई जोरदार बात नहीं बता रहा हूं। अ प्लेन मिरर reflects the ray coming on it a plane mirror reflects the ray coming on it, है ना। और क्या होता है सबसे पहली और दूसरी बात, है ना, रियल ऑब्जेक्ट मेक्स वर्चुअल और एपरेंट इमेज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट होने का मतलब ये होता है कि सिर होगा, पैर होगा। इमेज का भी वही होगा, सिर ऊपर पैर नीचे। जैसे मैं अगर प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरा सिर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहते हैं हमेशा, राइट। तो प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स द रे कमिंग ऑन इट,
रियल ऑब्जेक्ट मेक्स वर्चुअल और एपरेंट इमेज ऑलवेज इरेक्ट, है ना। और वर्चुअल और एपरेंट ऑब्जेक्ट, वर्चुअल और एपरेंट ऑब्जेक्ट मेक्स रियल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, ये भी इरेक्ट ही होती है, यानी बनता तो हमेशा इरेक्ट इमेज ही है, प्लेन मिरर से हमेशा इरेक्ट बनता है, ऑलवेज इरेक्ट, मतलब इरेक्ट तो है ही है। अब इसमें क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज आर always made due to real rays of light, due to real rays of light, हमेशा रियल रेज ऑफ लाइट से बनेगी। सच में लाइट होती है, सच में लाइट होती है तो ऐसा बनता है, और वो हमेशा ऑप्टिकल रीजन में होगा, हमेशा ऑप्टिकल रीजन में, है ना। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज हमेशा ऑप्टिकल रीजन में होते हैं। इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज आर ऑलवेज बिफोर द मिरर, कॉल्ड ऑप्टिकल रीजन, हमेशा ऑप्टिकल रीजन होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, सब जानते हैं, मतलब इसमें भी मैं कोई ज़्यादा जोरदार बात नहीं बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो देखिए कौन कौन सी मतलब की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला सेम साइज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, है ना। सेम साइज की होती है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की इमेज बनती है। सेम साइज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। नंबर 2, सेम डिस्टेंस, ऑलवेज इरेक्ट, सेम डिस्टेंस ऑलवेज इरेक्ट। नंबर 3, इमेज इज laterally inverted और perverted। आप इसका मतलब समझिए, लेटरली इन्वर्टेड यानी कि मेरा जो बायां कान, अगर मैं वहाँ देखूँ मिरर के अंदर, तो मेरा जो लेफ्ट ईयर है वो इमेज का राइट ईयर होगा, और मेरा जो राइट ईयर है वो इमेज का लेफ्ट ईयर होगा। इमेज का ध्यान दीजिए, हाँ, मेरा लेफ्ट ही रहेगा, मेरा राइट। इमेज के मामले में उल्टा हो जाएगा, है ना। तो लेटरली इन्वर्टेड और परवर्टेड। चलिए बेटर वर्ड वैसे परवर्टेड है ना। तो ये चीज हो गई, राइट। चलिए अब इसके लिए मैं ये बात कहूँगा कि जैसे ये जो चीज़ें है ना कि आपकी लेटरली इन्वर्टेड और परवर्टेड, है ना। अब इसमें क्या है कि आपकी इमेज की डिस्टेंस वैसे ही होनी है, इसलिए आपके अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी भी आपकी उल्टी हो जाएगी, नॉर्मल वेलोसिटी जो आपको बताई दिया है मैंने। अब यहाँ पर हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे परवर्टेड का एग्जाम्पल, बहुत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ परवर्टेड का, है ना। इफ अ वॉल क्लॉक is showing time, if a wall clock is showing time, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ टाइम कुछ भी, है ना।
8:37 and 42 ये दिख रहा है. If a wall clock is showing time this, then what will be time what will be time if seen in mirror, plain mirror, seen in plain mirror. ये आप करिए, ये आप करिए, है ना. हाँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल लूँगा. इफ अ वॉल क्लॉक इज showing time 3 hour and 26 minute, है ना. then what will be time as seen in the plane mirror. मतलब अगर मान लो मैं एक घड़ी में टाइम देख रहा हूँ और घड़ी के जस्ट सामने प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में से वो टाइम क्या दिखाई देगा, ये सवाल पूछा गया है. आप लोग निकालने की ट्राई करिए, है ना. देखें क्या ढूंढते हैं आप, फिर मैं आपको एग्जैक्ट इसका तरीका बताता हूँ, है ना. तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके आप करिए, मैं इसको एग्जैक्ट कर रहा हूँ. देखिए पहला सवाल जो हमारा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे. हम लिखेंगे 12 आर को लिखते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ. 12 आर का मतलब क्या है. 12 आर का मतलब है 11 आर 59 मिनट एंड 60 सेकंड. ये इसका मतलब होता है. ध्यान दीजिए 12 आर का मतलब 12 आर होता है 11 आर 59 मिनट 60 सेकंड. ओके, अब हमें इन्होंने टाइम दे रखा है इतना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इसमें से इसको हम घटाएंगे. किसको घटाएंगे, 8 आर 37 मिनट एंड 42 सेकंड, इसे घटा देंगे. बस ये आपका टाइम आएगा. 18 सेकंड आ गया बेटा, और यहाँ पर आ गया है 2 and 2 22 मिनट आ गया, और यहाँ कितना आ गया 3 आवर. ये आपका टाइम आएगा. दिस इज योर आंसर. अच्छा एक बात बताऊँ, सेम अप्रोच हम यूज में लेते अगर वो मिरर के अंदर वाला टाइम दे देता और एक्चुअल क्लॉक वाला टाइम पूछता. जैसे मिरर के अंदर से क्लॉक को देखता और वो टाइम दे देता, फिर हमसे एक्चुअल पूछा जाता, तो भी आंसर यही आता. आंसर अलग अलग नहीं आता. राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं. अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें 12 आर को हम कैसे लिखेंगे. देखिए 12 आर लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ. 12 आर लिखने का मतलब है 11 आर एंड 60 मिनट. देखो वहाँ हमने क्या लिखा, 11 आर 59 मिनट 60 सेकंड. तो वो इसलिए लिखा कि हम उसको सेकंड तक काउंट करना चाह रहे थे, अब आपके मिनट तक ही है. तो ठीक है, अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3 आवर एंड 26 मिनट. ठीक है, तो आपके क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 4 एंड 4 आएगा, है ना. नहीं 4 and 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8. ये आपका आंसर आ गया. यानी बड़ा ही सिंपल सा गेम है, कुछ भी ज़्यादा जोरदार नहीं है. मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ यू वांट टू सी yourself completely in a plane mirror, if you want to see yourself completely in a plane mirror, if you want to see yourself completely in a plane mirror, then size of plane mirror
प्लेन मिरर needed is half of your size, is half of your size. yes, जैसे आप चाहते हैं कि सामने एक प्लेन मिरर लगा हुआ, आप उसमें कंप्लीट दिखना चाहते हैं, कंप्लीट यानी सिर दिखाई दे, बाल दिखाई दे, पैर भी दिखाई दे, पैर में जो जूते पहन रखे हैं वो भी दिखाई दे, सब कुछ दिखाई दे, तो उसके लिए एटलीस्ट आपके पास आधी वो होनी चाहिए। देखिए कैसे, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ, फिर आपको एक सवाल दूंगा, वो आप अपने आप करना। ये है, मान लीजिए कि ये आपके सामने मिरर है। अब आपको जो है ना देखने की इच्छा हो रही है अपने आप को, तो मैं ज़रा बना देता हूँ आपको, है ना, कि मान लीजिए ये मिरर है, थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से काट देता हूँ, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये आपका मिरर है, अब आप यहाँ खड़े हैं, आप थोड़े बड़े हैं, ये आपके लेग हैं, यहाँ पर पैर है ना, फुट, और यहाँ आपका हेड है, यहाँ क्या है आपका हेड है, तो नेचुरल है आपकी आई शायद यहाँ होगी, आई यहाँ होगी, है ना। अच्छा, हमें इस दुनिया में कोई भी चीज़ कब दिखती है? दिखने का सिंपल बड़ा सिंपल सा फंडा है कि रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में जाएंगी तो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो देखिए ये हेड है और ये आपकी आई है ना। तो मैं इसको मिरर को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, है ना। अब देखिए हेड से एक रे आ रही है, हेड से एक रे आ रही है, करेक्ट। ये रे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में जानी चाहिए अगर आपको सिर देखना है तो, है ना। हाँ चलो थोड़ा सा मैं ध्यान दो, मान लीजिए ये आपका हेड है, हेड से एक रे चली बेटा, अब ये रे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो ये बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी जैसे आई है ना, यहां आ गई, राइट। अब यहां आपकी आंख होनी चाहिए, तब आपको अपना सिर दिखाई देगा, तब क्या दिखाई देगा? सिर दिखाई देगा। अच्छा, अब आपको अगर मान लो अपना पैर देखना है तो पैर के लिए भी ऐसा ही सीन होगा, है ना, कि शायद यहां कहीं होगा, ये लो। अब आपको ये पैर का जो रिफ्लेक्शन है, यहां से रिफ्लेक्टेड रे, वो आपकी आंख में जानी चाहिए, ये लीजिए, करेक्ट। अब अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो बेटा ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे, थीटा थीटा, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल अल्फा होगा, राइट। अब एकदम क्लियर कट बात है कि अगर मैं इस को मैं कह देता हूं H डैश, तो ये इसके सामने है, और मैं अगर इसको कह देता हूं F डैश तो ये इसके सामने है, राइट। फुट के कारण वहां, अब इमेज कहां बनेगी आप बताओ? इमेज आपकी जो सच में बनने वाली है ना, वो वहां बनने वाली है, फुट की इमेज वहां बनने वाली है, लेकिन आपको पूरा दिखाई देगा, आपको अपना F डैश दिखाई देगा, आपको अपना H डैश दिखाई देगा, पूरा दिखाई दे जाएगा। अब मैं एकदम क्लियर कट कह रहा हूं कि अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को x कह दूं, इस डिस्टेंस को x कह दूं और इस डिस्टेंस को y कह दूं, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस भी y होगी, सिमिलर ट्रायंगल, और ये डिस्टेंस भी आपकी x होगी, पक्का, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल जो है ना डिस्टेंस, ये ट्वाइस x प्लस वाई है, फुट टू हेड, सिंपल है ना, वो मतलब सेम डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो यहीं से आपको क्लियर है कि आपका जो है ना, अगर हाइट आपकी 2 इंटू एक्स प्लस वाई है तो मिरर का साइज आपका x प्लस वाई हो तो चलेगा। यानी अगर मैं इस मिरर को यहाँ से काट दूँ और केवल इतना ही बनाऊँ तो आप पूरे दिखाई देंगे। ये लो जी,
ठीक है ना। तो साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज हाफ ऑफ योर सेल्फ, राइट। चलिए मैं आपको अगला सवाल देता हूँ, अगला सवाल देता हूँ कि इफ यू आर स्टैंडिंग एट मिड पॉइंट ऑफ योर रूम, if you are standing at midpoint of your room, ध्यान दीजिए, if you are standing at midpoint of your room, then what should be minimum size of the plane mirror to see the wall of height h, to see the wall, अरे क्या हो रहा है ये, to see the wall of height h, capital H behind you completely inside the mirror, ये आप करके बताएंगे, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप लोग करिए, ठीक है ना। मतलब ये सवाल क्या है, इफ यू आर स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ योर रूम, देन व्हाट शुड बी मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द वॉल ऑफ हाइट h बिहाइंड यू कंप्लीटली इनसाइड द मिरर। मान लीजिए यहाँ पे मिरर है और आप यहाँ खड़े हैं, मिड पॉइंट है एकदम, आप यहाँ खड़े हैं, आपके पीछे दीवार है, जो दीवार है ना उसकी हाइट कैपिटल H है। अब आप इस पूरी की पूरी दीवार को 100% मिरर में देखना चाहते हैं, यू आर एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, देन व्हाट शुड बी द साइज ऑफ मिरर का क्या साइज होने लगेगा, है ना। तो आपको ये पता करना है, ठीक है ना। तो ये आप करिए, इसको हम अभी नहीं कर रहे, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे मल्टीपल images from two facing plane mirrors। दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के सामने हैं, आपको मल्टीपल इमेजेस बनानी है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, जैसे मान लो ये आपका एक प्लेन मिरर है और ये आपका दूसरा प्लेन मिरर है, दोनों आमने सामने हैं बेटा। इन दोनों के बीच में मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो एक कैंडल रखी हुई है, राइट। अब ये कैंडल है तो इसकी एक बार इमेज इधर बनेगी, एक बार इमेज इधर बनेगी, फिर इधर बनेगी, फिर इधर बनेगी, फिर इधर बनेगी, फिर इधर बनेगी, इस तरह बनती रहेंगी इमेजेस, है ना, सिंपल। तो अब सवाल उठता है कितनी बनेंगी, ये हमें काउंट करनी है। तो देखिए अगर मैं इन मिरर को ऐसे एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ध्यान दीजिए, इफ थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, if theta is angle of inclination between two facing plane mirrors, एक दूसरे के सामने वाले प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल थीटा है। if theta is angle of inclination between two facing plane mirrors, दोनों के बीच में एंगल थीटा है बेटा, ये वाला एंगल थीटा है, राइट। then to count the
total number of images we use following steps. मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, वो सारे स्टेप्स आपको यूज में लेने हैं. देखिए नंबर वन फाइंड n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा. 360 डिग्री में थीटा का भाग लगाइए आप, तो n आ जाएगा आपके पास. ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ, है ना. अब देखिए स्टेप नंबर 2. इफ n इज ऑड नंबर, मान लीजिए आपने 360 में थीटा का भाग लगाया. सपोज आपको थीटा दे रखा है 120 डिग्री मान लो, तो जब 120 का आप भाग लगाएंगे 360 में, तो भैया 120 का भाग लगाओ 3 आएगा. 3 इज ऑड नंबर. अगर मान लो 72 डिग्री दे रखा है, तो आपने 360 में 72 से डिवाइड किया, ऑड नंबर आएगा. इफ n इज ऑड नंबर, then number of images will be equal to n for non-symmetric और asymmetric. ध्यान देना, asymmetric placement. है ना. if n is odd number, then number of images will be equal to n for non-symmetric or asymmetric placement of object. यानी ऑब्जेक्ट को जो है ना नॉन सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है. नॉन सिमेट्रिकली प्लेस करने का मतलब है कि दोनों से एकदम मिड में नहीं किया गया है, थोड़ा इधर या उधर कर दिया गया है, तो आपकी n ऑड नंबर के बराबर ही इमेज बनेगी. बट इफ n इज ऑड नंबर एंड the object is placed symmetrically, then n minus 1 will be total number of images. n minus 1 will be total number of images. चलिए नेक्स्ट नंबर 2. अच्छा चलो उसी पेज पे कर देते हैं. हाँ, if n equal to 360 degree upon theta is even number, then number of images will be n minus 1. अब इसमें हमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक से कोई मतलब नहीं है, चाहे सिमेट्रिक है तो भी n minus 1, एसिमेट्रिक है तो भी n minus 1. देखिए मैं एक टेबल बनाता हूँ कैलकुलेशन की, केवल मस्ती मारने के लिए, ओनली डूइंग मस्ती, है ना, कोई खास बात नहीं है. देखो मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यूज लिखूंगा, ठीक है. यहाँ मैं थीटा की वैल्यूज लिखूंगा बेटा. यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा. अब यहाँ मैं 3 टुकड़े करूंगा. ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक, है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट मैं ओ ही लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट को, है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिक, असिमेट्रिक, और ये तो बस जो भी है। अब हम एक मिनट जरा ये एन जो है ना, इसको जरा हम चेक करते हैं। एन तो आपका यही है 360/θ है, राइट। अब अपन देखते हैं कि एन का क्या सीन बनता है। तो एन तो खैर आपका अपने तरीके से आएगा ही आएगा ना। ये आपका इवन नंबर है, इवन नंबर आएगा तो जो भी है ना। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होगा। तो एक काम करो आप, एन को यहाँ रहने तो 360°/θ। नहीं, लेकिन अपन को एक टेबल तो ऐसे बनानी पड़ेगी ना। अच्छा एक मिनट जरा, मैं दोबारा बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ एन। हाँ ऐसे सही है, ऐसे सही है ना। देखो थीटा यहाँ है ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड, बस यही काफ़ी है। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ लिखेंगे एन = 360°/θ, यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली, है ना। यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली। ध्यान दो, अगर मैं थीटा इक्वल टू लिख देता हूँ 60 डिग्री, या चलो 120 डिग्री लिख देते हैं ना, 120 डिग्री लिख देते हैं ना। तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री लिख दिया, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री लिख दिया तो एन = 3 आएगा। अब अगर आपने सिमेट्रिकली लिखा है तो आपका 3 - 1 = 2 इमेज आएंगी, और असिमेट्रिकली लिखा है तो 3 आएंगी, राइट। अगर आपने थीटा बराबर 90 डिग्री रख दिया तो आपका n = 4 आया, 4 आया। तो अब आपकी ये 4 - 1 = 3, 4 - 1 = 3। मतलब अगर यहाँ इवन नंबर आ रहा है तो फिर आपको एक घटाना ही घटाना है, फिर तो एक घटेगा ही, मतलब एक कम ही बनेगी इमेज अगर इवन नंबर आ गया तो, राइट। अगर आपने थीटा = 72 डिग्री किया तो n = 5 आ गया। अब सिमेट्रिक प्लेसमेंट है तो 5 - 1 = 4 आएगा, और 5 की जगह 5 ही रहेगा, राइट। अगर आपने मान लीजिए 60 डिग्री लिख दिया तो क्या होने वाला है, 60 डिग्री लिख दिया तो n = what, n = what, 6 आएगा। 6 आएगा तो क्या होगा, n = जब 6 आएगा तो आप क्या करेंगे, 6 - 1 करेंगे, वो तो हमेशा ही, वो तो यहाँ भी 6 - 1 ही करना होगा 5। इस तरह से आपका ये आता रहेगा। अच्छा, एक दिन मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर मान लीजिए ये आपने जो है ना इंटीजर नंबर आया, अगर मान लो हम कोई ऐसा एंगल रखें कि जो नंबर आवे वो इंटीजर वाला ना हो, कुछ और हो, तो फिर इसका तरीका ये है कि आप लेंगे, अगर 0.5 के इधर वाला आ रहा है तो आप इधर का एन ले लीजिए, उधर जा रहा है तो उधर का एन ले लीजिए, राइट। और वैसे उसके लिए मैं आपको एक नियम बताऊंगा, उसके लिए काम में न ले तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए मैं आपको एक नियम बताऊंगा, वो ड्राइंग बना करके बताऊंगा मैं आपको, उस ड्राइंग से एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम वो ड्राइंग अगले लेक्चर में बनाएंगे। यानी कि ये सब चीज़ें तो आप ऐसे कर लिया करें। अगर मान लो फ्रैक्शन में आ गया तो इफ एन फ्रैक्शन, देन मेक द डायग्राम। कैसे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हम डायग्राम बना करके भी नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा आसान है, मुश्किल काम नहीं है, है ना। बस वो करते जाओ, अपने आप आ जाएगा।
है ना। मैं सर्कल बनाऊंगा ऐसे, देखो मैं क्या करूँगा, ऐसे सर्कल बनाऊंगा और एक जगह यहाँ पे जो है ना वो रख दूंगा, मिरर रख दूंगा, मतलब कहीं रख दूंगा किसी साइड में, जितना भी जो भी होगा आपका, और फिर हम उस एंगल से उसके बाद में बढ़ाते चले जाएंगे। मान लो एक मिरर आपने यहाँ रख दिया, मान लो एक मिरर आपने यहाँ रख दिया। अब आपको इमेजेस ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनाएंगे तो उतना ही एंगल इधर काटेंगे, इसकी इमेज यहाँ बनाएंगे तो उतना ही एंगल हम इधर काटेंगे जितना एंगल है। फिर हम क्या करेंगे, इसका इमेज का यहाँ से जो एंगल है वो मेजर करेंगे, फिर यहाँ इमेज बनाएंगे, और फिर इसी तरीके से इस इमेज का वहाँ से एंगल मेजर करेंगे और उसकी इमेज बनाएंगे। इस तरह से हम इमेज बनाते चले जाएंगे और हमें लास्ट में काउंट आ जाएगा इमेज का। वो मैं कल अच्छी तरह से डिटेल में बताऊँगा। आज के लिए काफ़ी है। आप जो है ना ये रे ऑप्टिक्स वाले जो लेक्चर्स हैं इनको हाथों हाथ करते चले जाओ, और हम इसके डाउट्स भी, क्वेश्चंस भी करेंगे काफ़ी सारे, तो हाथों हाथ ही करेंगे। तो कल हम इनके क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी, ठीक है, राइट, ओके। तो आज की नमस्ते।